नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं। दिन भर ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और मौतों की संख्या में होते इजाफे के बीच इसके साथ ही देश भर में वैक्सीन की भारी किल्लत, इन सब के बीच आज देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ विस्तार से चर्चा की है, जिसमें कोरोना से निपटने और इसके साथ ही इन तमाम राज्यों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किस तरीके से चल रहा है, इसको लेकर चर्चा की है। इस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है कि देश भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और गति दी जाए और ज़्यादा इसको तेज़ किया जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम राज्य इसमें भारत सरकार का सहयोग करेंगे। देश में कोरोना वायरस का खतरा कम होने का नाम नहीं रहा है। हर रोज 3 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर विचार विमर्श किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई है और इसे तेज करने के लिए कदमों पर भी चर्चा हुई। कोरोना महामारी के बीच 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की थी। वैक्सीनेशन अभियान के बीच सरकार की तरफ से लक्ष्य तय किया गया था कि जल्द से जल्द देश में सभी नागरिक को टीकाकरण हो सके, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन की कमी देखने को मिली, जिस वजह से वैक्सीन सेंटर को बंद किया गया। तो वहीं वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर विपक्षी पार्टी लगातार निशाना साध रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, क्या केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान को लेकर कोई व्यवस्था नहीं बनाई थी? क्या सरकार ने वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में ऑर्डर नहीं की थी? तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से तमाम दलीलें दी गई कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से यही कहना है कि देश में वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन इसका खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई बंद हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत बढ़ती जा रही है। दिल्ली की स्थिति यह है कि अब करीब 100 सेंटर्स बंद करने की नौबत आ गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन के बाद अब वैक्सीन की कमी भी होने लगी है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर आरोप लगाए हैं कि राजधानी दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में कोवैक्सीन की पर्याप्त मात्रा भी अब पूरी तरीके से नहीं बची है, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली के 17 स्कूलों में चलाए जा रहे 100 सेंटर्स को बंद करना पड़ा है। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से यह साफ किया गया है कि दिल्ली में वैक्सीन की भारी किल्लत है और केंद्र सरकार से बार बार अपील की जा रही है, बार बार गुजारिश की जा रही है। इसके साथ ही तमाम जो वैक्सीन बनाने जो कंपनी हैं उनको भी हमने ऑर्डर दिया है, लेकिन अभी तक वैक्सीन हमारे पास नहीं पहुंची है और वैक्सीन की किल्लत इतनी है कि अब हमारे पास बस कुछ ही दिन की वैक्सीन बची है। कोरोना अब ग्रामीण क्षेत्रों पर भी असर डालने लगा है, जहां गांव में बढ़ते हुए मामलों को लेकर प्रशासन हर तरह की तैयारी करने में अलर्ट है। ये मैं पहले बता चुका हूं, 67 लाख वैक्सीन हमने कोविशील्ड से मांगी थी। और हरियाणा रोडवेज एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि सोनीपत हरियाणा रोडवेज डिपो की बसों को एम्बुलेंस में तब्दील किया गया है। 26 कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत कर
36 घंटों में बसों को तैयार किया है और आज इन सभी एम्बुलेंस की चाबी जिला उपायुक्त के हाथों सीएमओ को सौंपी गई है, क्योंकि अब ग्रामीण स्तर से भी शहर में जो लोग अपना इलाज कराना चाहते हैं या कोरोना पीड़ित हैं, उनकी सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन जारी किया गया है। उसी के तहत लोगों को जो है एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाएगी। और क्योंकि 4 डिवीजन में अलग अलग स्तर पर ये एम्बुलेंस लगाई गई है, दूसरी एक एम्बुलेंस को आपातकाल स्थिति में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा रखी जाएगी, ताकि आपातकाल स्थिति में एम्बुलेंस की जब आवश्यकता हो तो उसका प्रयोग किया जा सके। कोरोना अब ग्रामीण क्षेत्रों पर भी असर डालने लगा है, जहां गांव में बढ़ते हुए मामलों को देखकर प्रशासन हर तरह की तैयारी करने को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। सोनीपत रोडवेज डिपो की ओर से तैयार की गई 5 एम्बुलेंस की चाबी जिला उपायुक्त ने सीएमओ को सौंप दी है। 25 रोडवेज कर्मचारियों ने 36 घंटे में 5 मिनी बसों को आधुनिक एम्बुलेंस का आकार दिया है। इसी दौरान जिला उपायुक्त ने ग्रामीण स्तर पर बढ़ते हुए कोविड-19 के मामलों को देखकर ग्रामीण क्षेत्र में एम्बुलेंस 4 डिवीजन में तैनात करवाने का फैसला भी लिया है। देश में जारी कोरोना महामारी की दूसरी मारक लहर के बीच सशस्त्र सेनाओं का राहत अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी क्रम में आज नौसेना के जंगी युद्धपोत तरकश और वायुसेना के C-17 विमान के जरिए विदेशों से 75 मीट्रिक टन से ज्यादा की कोविड राहत सामग्री को भारत लाया गया है। इसमें जहां वायुसेना के विमान ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से मुंबई के लिए उड़ान भरी, वहीं दूसरी ओर नौसेना के जंगी युद्धपोत तरकश ने कतर से इस जरूरी राहत सामग्री को देश के अंदर पहुंचाया है। अब इस राहत सामग्री की मदद से देश के अलग अलग इलाकों में कोविड मरीजों के इलाज में बहुत अधिक मदद मिलेगी। भारतीय वायुसेना का कोरोना के खिलाफ देश विदेश से मेडिकल राहत सामग्री लाने का अभियान लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना का C-17 विमान जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से 35 टन कोविड मेडिकल सप्लाई लेकर आया है। साथ ही देश में C-17 विमान ने 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर आगरा से जामनगर और 2 टैंकर इंदौर एयरपोर्ट से जामनगर पहुंचाए हैं। आपको बता दें कि 12 मई की सुबह 8 बजे तक वायुसेना के विमानों ने विदेशों से राहत सामग्री लाने के लिए कुल 98 बार उड़ान भरी और देश के अंदर 634 बार उड़ान भरी है। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब शहरों के बाद गांव में भी साफ दिखाई देने लगा है। लगातार हम देखें तो गांव में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो काफ़ी संख्या में बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिससे ग्रामीण अंचल में लोगों में भय व्याप्त है। हालांकि वायरल जुखाम खांसी इसके चलते आम जो बीमारियां हैं वो लोगों में बनी हुई हैं, लेकिन जो मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है उसको लोगों को लगता है कि ये जो मरने का आंकड़ा है वो कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा फैल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार गांव-गांव जाकर लोगों की स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं, ताकि पता लग सके कि कोरोना वायरस संक्रमण का असर गांव में कितना है। हरियाणा में कोरोना वायरस तेजी के साथ फैल रहा है। अब कोरोना ने शहर के साथ साथ गांव वासियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। पलवल के मित्रौल, औरंगाबाद, दिघौट गांव में पिछले 2 हफ्तों के अंदर 50 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। गांव में लगातार मौत के बाद हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं प्रशासन की तरफ से गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। साथ ही गांव के सरपंच ने बताया है कि गांव में कई लोग संक्रमित मिले हैं। साथ ही कई लोग अभी भी बुखार से पीड़ित हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हिसार जिले में कोरोना कहर बरपा रहा है और अब तो गांव में भी कोरोना से मौतें हो रही हैं और संदिग्ध बुखार की वजह से भी लगातार लोग मर रहे हैं। चाहे हांसी शहर की बात करें और हांसी के आसपास के गांव में मौतें हो रही हैं और सिसाई गांव में 60 के करीब मौत हो चुकी हैं। और चाहे सिसाई नगर पालिका की बात हो, चाहे बास नगर पालिका क्षेत्र, यहाँ आसपास के गांव में और बास गांव में काफ़ी लोगों की मौतें हो चुकी हैं। लगातार मौत का ये आंकड़ा बढ़ रहा है और लोग मान नहीं रहे हैं। गांव देहात में लोग ताश खेलते हैं और एक साथ कई लोग हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। तो हांसी के सिसाई गांव में हालात बेहद खराब हैं। पिछले 15 दिनों में यहां 52 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसके बाद प्रशासनिक अमला जागा है। मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव पहुंचकर बैठक की, जिसमें हांसी की एसपी निकिता गहलोत, एसडीएम जितेंद्र अहलावत और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बातचीत की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अब कई गाँव से खबरें सामने आ रही हैं जहाँ कोरोना से ज्यादा मौतें भी हो रही हैं।
कोरोना महामारी से निपटने के लिए हरियाणा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हिसार में जीएसपीएल के पास एक खाली पड़ी ग्राउंड में 500 बेड का सरकार ने एक अस्पताल बनाया है। इस अस्पताल की खास बात यह है कि इसे महज कुछ ही दिनों में बनाकर तैयार किया गया है और साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई में किसी तरह की कमी ना हो, उसके लिए सरकार ने फैक्ट्री से अस्पताल तक एक पाइपलाइन बिछाई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने हिसार दौरे के दौरान इस अस्पताल को बनाने के लिए अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए थे। हरियाणा में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। हिसार में जेएसपीएल के पास सरकार की तरफ से 500 बेड का अस्पताल तैयार किया गया। महज कुछ ही दिनों में सरकार की तरफ से 500 बेड का नया अस्पताल बनकर तैयार हुआ है। इस 500 बेड के अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पाइपलाइन के जरिए फैक्ट्री से ऑक्सीजन अस्पताल तक बिना किसी कठिनाई के पहुंचेगी। और हर हाल में सीएम मनोहर लाल ने हिसार का दौरा किया था। अस्पताल बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए थे। जानलेवा महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ एकमात्र सबसे मजबूत हथियार कोरोना वैक्सीन को ही देखा जा रहा है। लेकिन देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के चलते कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकार में टकराव की स्थिति भी देखी जा रही है। लेकिन इस बीच वैक्सीन की बर्बादी से जुड़ी एक रिपोर्ट ने सभी को परेशान कर दिया है। दरअसल केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट कहती है कि कई राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट ने उन 10 राज्यों का नाम दिया है जिसमें सबसे ज्यादा वैक्सीन की की जा रही है। इसमें हरियाणा टॉप पर है। हरियाणा में 6.94% वैक्सीन की बर्बादी की जा रही है। वहीं मामले को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने विभाग से जानकारी मांगी है। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विभाग से जानकारी मांगी है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक लिस्ट जारी की जिसमें उन 10 राज्यों का नाम शामिल है जहां वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी हो रही है। लिस्ट के मुताबिक हरियाणा वैक्सीन की बर्बादी के मामले में टॉप पर है। हरियाणा में सर्वाधिक 6.49% टीका बर्बाद हुआ है। गौरतलब है कि एक तरफ जहां देश में वैक्सीन की किल्लत है तो वहीं वैक्सीन की बर्बादी होना बड़ी चिंता का विषय है। लॉकडाउन की व्यवस्था के बाद जहां छोटे व मझले उद्योगों पर तालाबंदी की तलवार लटकने लगी है, तो वहीं मजदूरों के पलायन के बाद तमाम कंपनियों में उनकी कमी को देखा जा सकता है। वहीं उद्योगपतियों ने सरकार से भी मांग की कि उनके टैक्स में रियायत दी जाए, जिससे वो इस महामारी के दौर में अपने आप को स्थापित रख सकें। गुरुग्राम में लॉकडाउन के चलते उद्योगों में शटडाउन का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। मारुति, हीरो और होंडा जैसे बड़े उद्योगों में संक्रमण को लेकर शटडाउन की घोषणा कर दी गई, जिसका असर छोटी औद्योगिक इकाइयों पर पड़ने लगा है। कई ऐसी कंपनियां हैं साइबर सिटी में जिन पर ताले लटके रहे। इस मामले में आईडीए के प्रधान के गांधी की माने तो नाइट कर्फ्यू के बाद से ही मजदूरों का पलायन शुरू हो गया था और पलायन के बाद पहले ही मुसीबतें बढ़ने लगी थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद से हालात और बदतर होते चले गए। कंपनी सिर्फ 20% लेबर के साथ ही चलानी पड़ रही है। मौजूदा समय में उद्योगों के हालात बेहद खराब है और ये बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें मजदूरों का पलायन एक बड़ी वजह बना हुआ है। उमेश उद्योगपतियों में सरकार से मांग की है कि हमने हमेशा हर मुसीबत में सरकार की मदद की है, अब मुसीबत के टाइम सरकार को उद्योगपतियों को टैक्स में छूट देकर राहत देनी चाहिए। सोनीपत में प्रशासन अब अलर्ट मोड में है और बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी को लेकर 50 पेट्रोलिंग पार्टियां और अलग अलग चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो 183 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है, क्योंकि ये लोग बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं, उनके खिलाफ FIR जो है वो कराने का प्रावधान किया गया है। दूसरी तरफ 190 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान 23 अवैध रूप से शराब का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन बारीकी से एक एक वाहन की निगरानी करता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया। वहीं सोनीपत में प्रशासन की तरफ से नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से शहर के कई इलाकों में उपायुक्त और एसपी की अगुवाई में चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। एसपी ने बताया है कि नियम उल्लंघन करने पर 183 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल कांगड़ा जिला के दौरे पे पहुंचे हुए थे और जिला अधिकारियों के साथ उन्होंने बाकायदा बैठक ली और तमाम दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से कार्य करना है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल कोरोना पीड़ितों से भी मिले और उनके घर में जाकर उनसे उनका हाल चाल पूछा। इसके अलावा उन्होंने कांगड़ा जिला में चल रहे तमाम तैयारियों को लेकर निरीक्षण भी किया और तमाम जगहों पे उन्होंने मौके पर पहुंचकर जगहों की छानबीन की और जांच भी की कि किस तरीके का कार्य जो है कोरोना कोविड केयर सेंटरों में और तैयारियों को लेकर चल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब एक्टिव केस की संख्या 35,000 को पार कर चुकी है और सबसे ज़्यादा कहर कांगड़ा में देखने को मिल रहा है। कांगड़ा जिले में ज़्यादा संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्रिय मामले हैं और इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल आज कांगड़ा के दौरे पर रहे। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25-25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इस कीमत में बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 92 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। तो डीजल की कीमत की बात करें तो 82 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत हो गई। इस महीने करीब 9 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 92 रुपये के पार हो गया है। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव के दौरान करीब 2 महीने तक तेल कंपनियों ने तेल के दामों को नहीं बढ़ाया था, लेकिन विधानसभा चुनाव खत्म होते ही ऐसा लगता है कि तेल कंपनियों को खुली छूट मिल गई। पिछले हफ्ते के मंगलवार से ही तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाना शुरू कर दिया और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस बढ़त के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 92 रुपये 5 पैसे तो डीजल 82 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पेट्रोल के दामों में किस तरीके से इजाफा हुआ ये आंकड़े आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं। 8 मई से लेकर 12 मई तक किस तरीके से आप देख सकते हैं ये लगातार पेट्रोल के दामों में इजाफा होता गया। 8 मई को जहां 91 रुपये 33 पैसे, 9 मई को 91 रुपये 33 पैसे यानी कि कोई बदलाव नहीं हुआ। 10 मई को 91 रुपये 59 पैसे, जबकि 11 मई को 91 रुपये 86 पैसे और 12 मई को 92 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम हो गए। और अब डीजल की बात करें तो 8 मई से 12 मई तक ये आंकड़े आपको हम बता रहे हैं, यानी कि किस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ। इससे पहले पेट्रोल के दामों में हमने बताया कि किस तरह से इजाफा होता चला गया। अब डीजल की बारी 8 मई को 81 रुपये 79 पैसे तो 9 मई को 81 रुपये 79 पैसे यानी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन 10 मई को ये 82 रुपये 12 पैसे तक जा पहुंचा। 11 मई को 82 रुपये 42 पैसे और 12 मई को 82 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल के दाम हो गए। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में किस तरीके से इजाफा लगातार हो रहा है और जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं 5 राज्यों में, उसके बाद से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि अब सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि क्या अगर देश में कहीं भी चुनाव होगा तो पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे, डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे एक बार फिर से महंगाई का बोझ आम आदमी की जेब पर डाल दिया जाएगा। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता।